नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इन दिनों देश में हर बीमारी के इलाज के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स खूब चल रहे हैं। डायबिटीज है तो हर्बल, मोटापा कम करना है तो हर्बल, कब्जियत है तो या फिर पेट में गैस बनती है तो भी हर्बल प्रोडक्ट। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग किडनी, लीवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी हर्बल प्रोडक्ट से करने का दावा करते हैं। पिछले दिनों मुंबई में एक महिला की किडनी फेल हो गई। बाद में पता चला कि वो जिन हर्बल दवाओं से डायबिटीज का इलाज करा रही थी, उन दवाओं से ही लेड पॉइजनिंग हो गई और बाद में उनकी किडनी पर इसका विपरीत असर पड़ा। हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों में फायदा भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों का इसके प्रति विश्वास भी है, लेकिन सिर्फ लेबल देखकर और हर्बल शब्द देखकर बिना किसी सलाह के कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह के सप्लीमेंट्स या दवाओं का लेना। क्या हर्बल के नाम पर वाकई में सेहत से खिलवाड़ हो रहा है? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे हम चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई की मिस डेमेलो 51 साल की हैं और इन्हें डायबिटीज है। इन्होंने इसी साल जनवरी में व्हाट्सएप पर एक हर्बल प्रोडक्ट का विज्ञापन देखा जिसमें दावा किया गया था कि इसके इस्तेमाल से उनका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। उन्होंने वो दवाई मंगवा ली, मगर इससे उनका शुगर लेवल तो कम नहीं हुआ, अलबत्ता वो गंभीर सीसा यानी लेड पॉइजनिंग की शिकार हो गई और इससे उनकी किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ा है। सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हर बीमारी के इलाज के लिए हर्बल प्रोडक्ट बाजार में मौजूद है। चेहरा चमकाने के लिए, कील मुहासे का इलाज हो या मोटापा कम करना हो, आंखों का इन्फेक्शन हो या स्किन की कोई शिकायत, आप बीमारी बताइए, बाजार में उसका हर्बल इलाज मिल जाएगा। देर रात टीवी पर हर्बल के नाम पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के ऐड आते हैं कि उन्हें देखकर समझदार और जागरूक लोग चौकन्ना हो जाते हैं, मगर नासमझ झांसे में आ जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में करीब 4 अरब से ज्यादा लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं। ऐसे में हर्बल दवाओं और सप्लीमेंट का बाजार बहुत बड़ा है। अश्वगंधा, अर्जुन की छाल, एफेड्रा, मुलेठी, तुलसी, आंवला, कड़वे संतरे जैसी जड़ी बूटियों को अच्छे स्वास्थ्य सप्लीमेंट के रूप में बेचा जा रहा है। अश्वगंधा को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बताकर बेचा जा रहा है और हर बीमारी से लड़ाई तो हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ता है। ऐसे में उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि कड़वे संतरे, एफेड्रा और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाने का कारण बन गया है। ये सप्लीमेंट युवाओं में दिल की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। मोटापे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों को हर्बल प्रोडक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। बॉडी और खून को डिटॉक्स करने का चलन इन दिनों बढ़ गया है। अच्छे भले लोग करेले और नीम के पत्तों का जूस पीकर शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं। हर पॉपुलर मॉर्निंग वॉक पार्क के आसपास 1-2 ऐसे स्टॉल जरूर मिल जाएंगे जो तरह तरह के पत्तों, जड़ी बूटियों को पीसकर डिटॉक्स स्मूदी के नाम पर बेच रहे हैं। मगर पाया गया है कि ये स्मूदी लोगों में लिवर की समस्या को बढ़ा रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अधिकांश जड़ी बूटियों पर कोई आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च नहीं है। ज्यादातर जड़ी बूटियों के बारे में सारा ज्ञान सैकड़ों साल पहले लिखी किताबों में है। लोग अधकचरे अनुभव और सुनी सुनाई बातों के सहारे हैं। यही नहीं, हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर कोई मानक ही नहीं है। कौन कैसे दवाई को बना रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। पिछले दिनों चौंकाने वाले रिसर्च भी सामने आए हैं जिसमें पाया गया कि कई आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं में एलोपैथिक सॉल्ट डाले गए हैं। हम हर्बल प्रोडक्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर वक्त आ गया है कि इसके लिए स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनाए जाए। क्या हर्बल है और क्या हर्बल नहीं है, उसे भी ठीक से परिभाषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गुलाटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलाटी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर मोनिका पी सूद, सीईओ हैं नवजीवन की। डॉक्टर मोनिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ है डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर मोनिका, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और जैसा हमारी रिपोर्ट में भी कहा गया है, हर्बल उत्पादों के प्रति लोगों का बहुत विश्वास है भारत जैसे देशों में कम से कम, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है।
8,000 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट बताया जाता है, लेकिन छोटी कंपनियां, उनका कारोबार क्योंकि दर्ज नहीं हो पाता उस हिसाब से, कहा यह जाता है कि 25-30 हजार करोड़ के आसपास का है। स्वाभाविक है, लोगों का विश्वास है, इसीलिए यह कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन ऐसे जब एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं और प्रूव होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट से लोगों पर उल्टा खतरनाक इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है मैम? देखिए सर, ऐसा है कि जो आयुर्वेदिक है, सबसे पहले तो लोग आयुर्वेदिक का समझते हैं। लोग सोचते हैं ओवर द काउंटर हम दवाई लेंगे, जैसे कि बुखार हो गया तो ओवर द काउंटर कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या पैरासिटामोल ले लेते हैं, वैसे कुछ भी लेंगे और हमारी डायबिटीज, अस्थमा, रेमोटिज्म जैसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैं सबसे पहले सब अपने दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज कोई भी दवाई बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के ना लें। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिस डिमेलो जो 51 इयर्स ओल्ड हैं और जिनको डायबिटीज था, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक आयुर्वेदिक दवाई खरीद ली और उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि वो दवाई किस तरीके से बनी। आपका कहना सही है कि स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेटली होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी सभ्यता के अनुसार या हमारे जो रस शास्त्र हैं उनके अनुसार हमारे नुस्खे या हमारे जो फॉर्मुलेशंस वहां पर दिए गए हैं वो गलत हैं। बट समझना ये है कि किस इंसान को क्या चीज सूट करती है। हमारा आयुर्वेद 3 भागों में बटा हुआ है, हमारी बॉडी बटी हुई है वात, पित्त और कफ पे। तो अब एक इंसान जो व्हाट्सएप के ऊपर दवाई ले रहा है, उसको तो यही नहीं पता कि उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी बॉडी को कौन सी दवाई चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वो दवाई बना के दे रहा है, उसने डायबिटीज की दवाई तो बना दी, पर उसको ये नहीं पता कि जो इंसान लेगा उसका लेवल ऑफ इनटेक क्या है, उसको क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो बिना चेकअप के, बिना रिपोर्ट्स देखे, बिना ब्लड रिपोर्ट्स देखे कोई कैसे दवाइयां ले सकता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो। दवाई इज बात बोली, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो, कोई भी ऑल्टरनेट पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति कुछ भी हो, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लेना ही तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आयुर्वेद पर सवाल नहीं उठे हैं या पूरे के पूरे एलोपैथी या होम्योपैथी पर और हर्बल के नाम पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट पर सवाल या निशान नहीं है। सवाल यह है कि आप कितना उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और किसके कहने पर कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा है जैसे कि अब हमारी मेडिसिन में मेटल्स यूज होते हैं, ठीक है, बट उसका शोधन किया जाता है, उनको प्योरीफाई किया जाता है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन तो होना ही चाहिए कि वो किस लेवल पे प्योरीफाई होते हैं। तो क्योंकि हर प्योरिफिकेशन का एक अपना है उसको करने का, अगर वो प्रॉपर्ली प्योरीफाई नहीं हुए तो टॉक्सिक लेवल तो बढ़ जाएगा ना किसी की बॉडी में। एब्सोल्युटली, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। डॉक्टर भंसाली के पास में चलना चाहूंगा। डॉक्टर भंसाली, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है सर? आजकल तो डॉक्टरी सलाह नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस काम आता है किसी दवा के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए। फलाने इन्फ्लुएंसर ने कहा है, फलाने मेरे फैमिली ग्रुप या फ्रेंड्स ग्रुप में एक प्रोडक्ट आया है, वैलिडेट कर दिया जाता है कि आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए, और तुरंत बिना देखे बिना सोचे समझे, जैसा कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हुआ, कितना खतरनाक हो सकता है सर? जी दीपक जी, ये हम लोग खुद डेली डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि काफ़ी मरीज, हो सकता है वो परेशान हो डायबिटीज़ से, हो सकता है कि वो परेशान हो हाइपरटेंशन से, हो सकता है कि वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। तो वो अंत में किसी न किसी चक्कर में आते हैं, कोई न कोई सलाह के चक्कर में आते हैं, और वो हर्बल दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथी दवाई, तिब्बतियन मेडिसिन, काफ़ी मेडिसिन के चक्कर में आते हैं, और उनको एक होप रहती है कि शायद ये मेडिसिन उनको ठीक कर देगा, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से ठीक कर देगा, या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की जो दवाई लेनी पड़ रही, दिन में 3, 4, 5 दवाई ले रही, उन सबसे शायद छुटकारा मिल जाएगा। काफ़ी मरीज मैंने खुद मेरी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि उन्होंने प्रॉपर मेडिकेशंस बंद कर दिया, ये हर्बल आयुर्वेदिक वो मेडिसिन चालू, और फाइनली वो हमारे पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन दैट लीड्स टू स्ट्रोक, सेरेब्रल ब्लीड, हेमरेज लेकर के भर्ती करना पड़ा हमको। तो इस तरह से काफ़ी नुकसानदायक चीज़ें हमें देखने को मिली। न केवल ये सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी बीमारियों के लिए, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए काफ़ी आयुर्वेदिक पाउडर चूर्ण वो खा लेते हैं और फाइनली लीवर खराब करके आते हैं या किडनी को खराब करके आते हैं।
लिवर में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है या किडनी फेलियर में चले जाते हैं, और बाद में आके जब उनका डिटेल हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेशेंट बंद कर ली थी और ये आयुर्वेदिक पाउडर, आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह ले लिया था, और उसकी वजह से सारा ये किडनी लिवर के ऊपर नुकसान होने लगा, लेड डिपोजिशन होने लगा, आर्सेनिक डिपोजिशन होने लगा, और उसमें कुछ लोगों को मृत्यु भी हुई है। हम ये नहीं कहते कि ये सारी आयुर्वेदिक खराब है, हर्बल खराब है, होम्योपैथी खराब है, ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे मेडिसिन है, अगर वो रिसर्च हुई है और प्रॉपर क्वांटिटी में उसमें मेडिसिन मिलाई गई है तो वो फिर भी ठीक है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में या कोई भी हर्बल मेडिसिन के बारे में ये है कि कोई क्वांटिटी उनके पास में नहीं है, कितना भी मात्रा में आप ले ली जाए, चाहे वो जैसे पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड आप खेतों में डालते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी होती है कि आपको इतना डालना होता है। लोगों को लगता है कि सारा चूरा भर के डाल दो और हमारे फसल अच्छी हो जाएगी। सेम इसी तरह से आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन का मिसयूज ज्यादा होता है। प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य से अगर मेडिसिन ली जाए, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन ली जाए तो शायद इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन मिसयूज ज्यादा होता है और अंत में जाकर के लिवर, किडनी या ब्रेन डैमेज करके बैठते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि हर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हर्बल प्रोडक्ट खराब है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग फिर एक प्रोडक्ट पर अगर सवाल उठा दो एक, तो ये भी कहने लगते हैं कि साहब आप तो इस फलां चिकित्सा पद्धति के खिलाफ है। देखिए सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है अपनी तरफ से, लेकिन सरकार भी क्या कह रही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर समाहित हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स आए, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस हो, पीयर टू पीयर रिव्यू हो, तब जाके ये जो हमारी ऑल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति है ये मानव के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से अपना भूमिका निभा पाएगी। लेकिन अवेयरनेस की कमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक एस्पेक्ट रह जाता है। डॉक्टर गुलाटी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है सर? कितना खतरनाक ये हो सकता है और क्या हम ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं? ये बहुत ही यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट योर चैनल कि ये आप सामने लेके आए हैं। जैसा केस आपने बताया तो ये 2012 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 10 पेशेंट्स का केस सीरीज प्रेजेंट किया था जिसमें किडनी डैमेज हुआ था फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव थेरेपी। नाउ मैं इसको हर्बल तो नहीं बोलूंगा, दे शुड बी कॉल्ड अनटेस्टेड, अनसाइंटिफिक और अनवैलिडेटेड थेरेपीज, क्योंकि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे एलोपैथिक सिस्टम में यूज हुए हैं। आप जानते हैं मलेरिया की जो सबसे इफेक्टिव दवाई है क्विनीन, ये एक ट्री बाग से आई थी, क्लोरोक्विन। इसी तरह एक SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जो डायबिटीज की एक बहुत ही रिसेंट और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, वो भी एप्पल ट्री के बाग से आई है। बट ये जो हर्बल मेडिसिन हैं, अब देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पे एक ये दवाई का डब्बा खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें से जो इंजेक्शन निकलेगा उसके साथ एक इतनी बड़ी स्ट्रिप निकलती है, ठीक है। इसमें सब लिखा हुआ है कि कितनी दवा इसमें है, क्या प्रिजर्वेटिव है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है। आज तक ये जो सो कॉल्ड हर्बल प्रिपरेशंस हैं, इस तरह की इसमें कोई भी लीफलेट नहीं निकलता, बिकॉज दीज ड्रग्स ये ह्यूमन के ऊपर लाइसेंस होने से पहले मल्टीपल ट्रायल्स में जाते हैं। पहले ये एनिमल लेबोरेटरी में स्टडी होती है, फिर ये एनिमल्स में यानी मंकीज, गिनीपिग्स, रैट्स में स्टडी होती है, फिर ये ह्यूमन वॉलंटियर्स में सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं, फिर एक लिमिटेड पेशेंट सबसेट में फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है। तो लगभग 8-10 साल लग जाते हैं बिफोर इट इज लाइसेंस। जबकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स की आज हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड बी कॉल्ड अनसाइंटिफिक, अनटेस्टेड, अनवैलिडेटेड थेरेपीज। आपके दर्शकों से कहूंगा कि अपनी बॉडी को गिनीपिग या मंकी मत बनाएं। प्लीज टेक दीज मेडिसिन अंडर सुपरविजन। जैसे कि डॉक्टर बंसाली ने कहा, साल में हम अनेकों पेशेंट ऐसे देखते हैं जिनका किडनी डैमेज हुआ होता है बिकॉज ऑफ दिस थेरेपीज। डायबिटीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी अवेलेबल है। व्हाई आर यू गोइंग टू थेरेपीज वेयर देयर इज no scientific testimony? So herbal therapies may be good, जरूर अच्छी हो सकती हैं, but they should be tested with scientific methodology, यानी randomized controlled trials में उनको प्रूव किया जाए, वो साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हो, फिर उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। ये तो बिगर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन हो, रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड और पीयर टू पीयर रिव्यूड जो पब्लिकेशंस हैं उनमें हो। लेकिन एक जो छोटा सा ड्यू डिलिजेंस आपको देना है,
अगर आपको किसी उत्पाद के बारे में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये ठीक है, कम से कम उसकी ड्यू डिलिजेंस तो दे दें। इस केस में तो इतना पुअर नेग्लिजेंस था, व्हाट्सएप पर आया और आपने जाकर वो दवा खरीद ली। ये एक घोर लापरवाही है और आपने अपनी जान पर एक आफत मोल ले ली। ड्यू डिलिजेंस तो कम से कम दीजिए। किसी भी तरह का उत्पाद है, आजकल बहुत सारी कंज्यूमर फ्रेंडली सरकार की रेस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब चीज आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये बतौर ग्राहक मेरी सलाह रहेगी सबको। ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपके स्वास्थ्य की गारंटी हो, और खास तौर से बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह के उत्पाद लेना तो और खतरनाक हो सकता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश मुंबई में एक ऐसा वाकया सामने आया है जहां पर एक महिला ने उनकी किडनी और लीवर पर इसके एडवर्स इफेक्ट हुए, और चर्चा के दौरान ये पता चल रहा है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के आ चुके हैं। डॉक्टर मोनिका, क्या करना चाहिए? अवेयरनेस तो अपनी जगह है, देखिए सरकार भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी तरह से लाएगी, बट इन जनरल एक कॉमन जो साइकोलॉजी होती है इन मिसलेबल्ड, मिसब्रांडेड चीजों को लेने की जो होड़ है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना, इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत जल्दी। चमत्कार का एक बड़ा वो है कि चमत्कारिक रूप से कैंसर ठीक हो गया, चमत्कारिक रूप से एक लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। ये जो हम चमत्कृत हो जाते हैं, ये जो साइकोलॉजी है, इसका क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तो अवेयरनेस ही है जो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि बिना लेबल पढ़े, बिना कोई अच्छी कंपनी के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं है, आयुर्वेदा में रिसर्च है। अगर आप आयुर्वेदा की किसी भी अच्छी कंपनीज की आप बॉटल उठाएंगे तो उसमें परसेंटेज में दिया होगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। बट हर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि बहुत छोटी कंपनीज जो हैं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, वो देखिए बिजनेस है सबके लिए। अगर हम कोई भी दवाई बना रहे हैं, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, आफ्टर ऑल कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने बिजनेस के लिए काम कर रही है, तो हमें उस चीज के ऊपर एक लाइसेंसेस और स्टैंडर्डाइजेशन बनानी चाहिए। हमारे पास जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो हमें एज फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन आयुर्वेदा लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं विद अप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स। उनसे प्रॉपर लाइसेंस लिए जाते हैं, पर वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर चेक रखना चाहिए। ये आपने सही बोला कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन है तो बिल्कुल सरकार की रिपोर्ट बताती है 3%। अभी कुछ दिनों पहले जब इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी उसमें 20% कहा गया था कि जो मेडिसिन हैं हमारी, जो एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं वो भी सब स्टैंडर्ड हैं, लेकिन उसको नकारा सरकार ने। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो बताती है कि 3-4 हैं प्रतिशत, और इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लेकिन सवाल ये है डॉक्टर भंसाली, सवाल ये है कि ये इस तरह के जो उत्पाद हैं ये दरअसल दवाई भी नहीं है। ये ज्यादातर मामलों में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो दवाओं के नाम पर या दवाओं के रूप में इनको ब्रांड करके आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसका क्या करें? सरकार को क्या साफ साफ कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ेंगी कि जिसमें सेहत की बात हो उनको लाया जाए इसके दायरे में? जी दीपक जी, मेडिकल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, और उसमें हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी डॉक्टर के पास नहीं जाता या कोई मेडिसिन नहीं लेता। व्यक्ति जब हर तरह से परेशान हो जाता है तो वो कोई मेडिसिन लेने लगता है, और जब ऐसे में कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं। कोई भी आकर के उनको गुमराह कर देता है कि नहीं मैंने ये दवाई खाई थी मेरा ठीक हो गया। कोविड के टाइम में भी ये चीज़ें बहुत सारी चली थी और आजकल अभी भी चल रही है, और हर तरह की बीमारियों के लिए, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे दूसरा कैंसर हो, चाहे अल्सर की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, इन सब के लिए कोई भी आकर के बता देता कि मैंने ये पत्ते खाए थे, ये पौधा खाया था, ये मैंने हर्बल दवाई खाई थी, जड़ी बूटी खाई थी, मेरा ठीक हो गया। सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका स्ट्रक्चर
नेचर अलग अलग होता है और उस हिसाब से मेडिसिन उसके ऊपर यूज करनी चाहिए। और कोई भी बाबा आ जाता है, कोई भी मौलाना आ जाता है, कोई भी व्यक्ति आकर के बोल लेता है, कहीं टीवी में ऐड देख लेते हैं, किसी में देख लेते हैं कि ये मेडिसिन से जल्दी फायदा हो जाता है, अखबार में ऐड देख लेते हैं। इन चीज़ों में लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। यस, मरीजों की भी गलती नहीं है, वो भी परेशान होते हैं, लेकिन उनको हमेशा अपना एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, उन पे भरोसा करके ही दवाई लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त कानून लेके आने चाहिए कि आप हर्बल प्रोडक्ट, सारे हर्बल प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हर्बल प्रोडक्ट है रिसर्च बेस्ड हो, जिनका क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर किया गया है और साइंटिफिक वे में अगर होता है तो उनको FDA अप्रूवल अगर हो करके आता है उसके बाद ही उनको परमिशन देनी चाहिए। कोई भी हर्बल प्रोडक्ट को ओवर द काउंटर, जैसे पैरासीटामोल मेडिसिन होती है उस तरह से हर्बल प्रोडक्ट को भी ओवर द काउंटर देने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए। हमने बहुत सारे मरीज देख रहे हैं और हमको बहुत दुख होता है जब यंग मरीज हमारे पास आते हैं, अपना लिवर, किडनी बेवजह बिना लोगों के चक्कर में आकर के स्वर्ण भस्म खा लिया, ये भस्म खा लिया, वो आयुर्वेदिक पाउडर चूर्ण खा के आ जाते हैं और अपना लिवर, किडनी यंग एज में खराब करके बैठते हैं। हमको खुद को देख के बड़ा दुख होता है। सो इसमें थोड़ा सिस्टम को रेगुलेट करने की बहुत सख्त जरूरत है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर खोलने की भी जरूरत है इसके अंदर। डॉक्टर गुलाटी, बिल्कुल सर, डॉक्टर गुलाटी आपके सजेशंस क्या होंगे? देखिए, थोड़ा सा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको तो थोड़ा सा स्ट्रेंथन और हमें करना होगा। थोड़ा सा लाइसेंसिंग और अप्रूवल के जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब तब्दीली की आवश्यकता है। पब्लिक अवेयरनेस अपनी जगह है, उसमें जितना ज्यादा पब्लिक अवेयर होगी तो उतना ज्यादा आसानी होगी, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, वो ठीक है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको कोई नहीं जान सकता, हो सकता है पत्ते पर किसी का विश्वास हो जाए और वो बोले कि मेरी बॉडी है, मेरा क्या, इसका क्या किया जाए सर? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इश्यू हो जाता है जहां पर फिर बहुत सारी डिबेट जो है वो अधूरी रह जाती हैं। देखिए, अल्टीमेटली आई थिंक आपने भी शुरू में कहा, आई थिंक नॉलेज इज पावर, एक बोला गया है अंग्रेजी में। सो हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है। अगर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द करंट टाइम्स इज सोशल मीडिया, जो आपने पासिंग में मेंशन भी किया। मैं जब कोविड टाइम में थोड़ा हम लोग ज़्यादा समय था तो मैं सोशल मीडिया पे गया तो यूट्यूब में 20-25 साल के लड़के ट्रीटमेंट्स एडवाइस कर रहे हैं। उस समय कोविड फैला हुआ था, उसके बारे में यही नहीं, फिर वो लिवर के बारे में बता रहे हैं, किडनी के बारे में बता रहे हैं। हमें 30 साल हो गए किडनी की बीमारी ट्रीट करते हुए, बट ये हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा है। सो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक के नाम से। उसके बाद जब मैंने आई टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, हमारी सोसाइटी ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल साइंटिफिक बॉडीज कि आप ज्यादा से ज्यादा ये अथॉरिटेटिव वर्जन्स पेशेंट्स तक पहुंचाएं। साथ ही साथ रेगुलेशन होना चाहिए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। संडे को आप देख लीजिए टीवी पे 12 बजे के करीब स्टॉप किडनी डायलिसिस नाम का एक बहुत पॉपुलर चैनल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट ये ऐसे इन चैनल्स को क्यों अलाउ किया जाता है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को? दीज आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बोथ हमारी एसोसिएशंस में, जो मीडिया है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, बोथ द प्रिंट मीडिया, द टीवी मीडिया एज वेल एज द सोशल मीडिया व्हिच नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ये आपने बहुत जरूरी, और इस पे हमने डॉक्टर गुलाटी, इस पे हमने कई मर्तबा हमने इस पे बात भी की कि सोशल मीडिया, ये जो झोला छाप लोगों का और बिना डोमेन जानकारी रखे हुए, जो डोमेन अथॉरिटी रखे हुए जो लोग इस तरह से सलाह देते हैं, उस पे एक्शन भी हुआ। उस पे एडवर्टीजमेंट जो हमारी बॉडी है आस्की और साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है, इन लोगों ने काफी काम किया है, लेकिन अधूरे हैं ये काम, और करने काम अभी बाकी हैं। तो इस हर जगह से इस पे काम करना होगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति में, हर्बल में, आयुर्वेद में, अभी मोनिका जी ने जिनका जिक्र किया, वो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, और जो मछलियां तालाब को गंदा कर रही हैं उनको तुरंत पहचान करके बाहर निकालना भी बड़ा जरूरी है ताकि ये इकोसिस्टम साफ सुथरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर गुलाटी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मोनिका बी सूद, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।